मुलाकात कराने वाले हैं गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ की संचालिका एवं संस्थापिका डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी से। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इस गुरुकुल में क्या खास बातें हैं और कुछ उनके निजी जीवन के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे हम इस खास मुलाकात में। तो आइए बातचीत करते हैं प्रियंवदा जी से। तो प्रियंवदा जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि जैसे आपने ये गुरुकुल बनाया हुआ यहाँ पे कन्या विद्यापीठ, तो कैसे आपके मन में ये विचार आया कि मैं गुरुकुल की स्थापना करूँ? ऐसा है कि मेरी सारी जो पढ़ाई है वो बनारस में हुई। बनारस में भी एक गुरुकुल था, पाणिनि कन्या महाविद्यालय, और लगभग 10 वर्ष की अवस्था में मुझे वहाँ प्रवेश करा दिया गया था। तो तब से लेकर के मेरी सारी पढ़ाई वहीं पर हुई। मैंने 6ठी कक्षा से लेकर के MA तक की व्याकरणाचार्य, वेदाचार्य सब मैंने वहीं से किया। और अपनी आचार्यों को कार्य करते हुए देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली। मुझे भी लगा कि भी ये कार्य करना चाहिए, अन्यत्र भी कार्य होना चाहिए। तो जब मेरा विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया और हमें वहाँ की डिग्री मिल गई, उपाधि मिल गई, व्याकरण सूर्य वहाँ की गुरुकुल की अपनी उपाधि होती थी। और बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसकी पढ़ाई वहाँ से हमको मिलती थी डिग्री व्याकरणाचार्य। तो व्याकरणाचार्य और वेद नैरुक्ताचार्य, जब मैंने दोनों डिग्रियाँ ले ली, उसके पश्चात मेरे मन में आया कि जहाँ मेरा स्थान है या जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, उनकी अनुमति से कहीं ऐसा कार्य हम भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी और वो अभी वहीं पर उन्होंने शास्त्रीय आचार्य उन्होंने भी किया मेरे साथ। मैं वहाँ 25 साल रही, वो 15 साल रही। और हम दोनों जब वहाँ से आए तो हम लोगों ने इस गुरुकुल को प्रारंभ किया। गुरुकुल को प्रारंभ करने में मेरे पूज्य पिता श्री गोविंद राम ध्यानी जी की विशेष भूमिका रही, क्योंकि वह आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, महर्षि ध्यान से बहुत प्रभावित थे। और उन्होंने कहा कि जब तक देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली नहीं होती है तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये गुरुकुल हमारे द्वारा भी खोला जाए। तो हमने इस कार्य को उनके यहाँ पर प्रारंभ किया। तो लगभग कितने वर्ष हो गए हैं यहाँ इस गुरुकुल की स्थापना हुए? इस गुरुकुल की स्थापना में 25 वर्ष हो गए हैं। 25 वर्ष से ऊपर, 26 हो गए लगभग, समझिए इसी नवंबर को। तो हम 26वें में प्रवेश कर चुके हैं, 27वें में। तो गुरुकुल हमारा स्थापित हुआ आर्य समाज आदर्श नगर में। और फिर उसके बाद ये ज़मीन आदि जो भी दिखाई दे रही है उसके बाद हमने लिया। इसके बाद हमने सब निर्माण कार्य किया और इसमें सब दानियों का सहयोग है, जिनके सहयोग से ज़मीन खरीदी गई, ये सारी व्यवस्थाएं की गई, भवन बनाए गए, आदि आदि। जी। तो अभी आपने कहा कि आप वाराणसी में तो आपने अध्ययन किया, लेकिन आपने सोचा कि जहाँ आपकी जन्मभूमि है, तो क्या आपकी जन्मभूमि यही है? कहाँ है आपकी जन्मभूमि? तो मेरी उत्तराखंड में है। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की हूँ। किंतु पिताजी मेरे रेलवे में कार्यरत थे, तो जहाँ तहाँ वे जाते थे, फिर रिटायर हो गए, यहीं से रिटायर हुए। अच्छा, यहीं नजीबाबाद से रिटायर हुए, तो उन्होंने यहीं पर अपना मकान बना लिया। तो इसलिए मैंने भी अपनी कर्म भूमि से को बनाया, कारण यही है। अच्छा, तो आपने अभी बताया कि लगभग 26 वर्ष हो गए हैं। तो जब आपने ये कार्य प्रारंभ किया था तो क्या क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, कुछ दिक्कतें आई? परेशानियाँ तो आती ही हैं, कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो परेशानियाँ होती हैं। सर्वप्रथम तो हमें ऐसे लोगों का समुदाय बनाना है जो हमारे साथ अंत तक ढंग से रहें। उसमें हमारे आर्य समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहन संतोष बाला जी, डॉक्टर विष्णु मित्र जी, किरतपुर के श्री दीपचंद आर्य जी, इधर श्री डॉक्टर ओमपाल जी, मुरादाबाद के श्री नवीन चंद आर्य जी, और बहुत से लोग ऐसे ऐसे मिले जिनके सहयोग से हमने इस कार्य को प्रारंभ किया और आगे हम बढ़ाते रहे कार्य को। तो प्रियंवदा जी, जैसे आपने अपना पूरा जीवन ही यहाँ गुरुकुल में समर्पित कर दिया है, आप अविवाहित भी रही और इन बच्चियों की आप इस समय संरक्षिका बनी हुई हैं, तो कैसा लगता है अब आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे बढ़कर के परोपकार का कार्य क्या हो सकता है। परिवार बसाते तो आप 2-4 बच्चों का ही पालन करते, उनको ही योग्य बनाते, और यहाँ हमने इतने बच्चों को योग्य बनाने का प्रयत्न किया है। और सब तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी बहुत अधिक संख्या में हमने प्रयास किया। जितना प्रयास किया परमात्मा ने उतनी सफलता हमें प्रदान की है। कई कन्याएं हमारी अपनी अच्छी सर्विसों में जा चुकी हैं, यूनिवर्सिटियों में भी लगी हुई हैं, और टीजीटी पीजीटी करके अनेक विद्यालयों में लगी हुई हैं।
और वैसे भी और वो जो लगी हुई है वो भी सामाजिक कार्य करने के लिए, क्योंकि समाज में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। आप अपने सर्विस में लग जाइए और बस जैसे आते हैं ड्यूटी निभाते रहिए, उससे समाज का कल्याण नहीं होता है। आप तो वहाँ बंधे हुए हैं किसी दूसरे के द्वारा, अपने स्वतंत्र आप कुछ नहीं कह सकते, किंतु जब समाज का कार्य करते हैं तो थोड़ा अपनी इच्छानुसार अपनी बातें भी कह सकते हैं। तो हमारी बहुत सी कन्याएं सामाजिक कार्य क्षेत्रों में भी उतरी हुई हैं और बहुत कार्य कर रही हैं, ये हमें प्रसन्नता है। तो जैसे आजकल का जो ज़माना है तो लोग इंग्लिश की तरफ बहुत भाग रहे हैं, कन्वेंट स्कूल की तरफ बहुत भाग रहे हैं और संस्कृत की तरफ झुकाव बहुत कम हो गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी समाज को? ये तो सत्य है कि आज एक छोटे से छोटा जो कार्य करता है, रिक्शा चालक भी है, कोई भी है, वो सब अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है और इंग्लिश की ओर भाग रहा है सारा संसार। किंतु फिर भी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी संस्कृति की चिंता करते हैं। मैं समझती हूँ उन्हीं के बच्चे हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। उन माता पिता को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए जो आज के इस युग में अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। और संस्कृत से ही संस्कृति आती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए जहाँ संस्कृत नहीं है वहाँ संस्कारों का भी अभाव है, और जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति भी है, संस्कार भी है। तो संस्कृत के सारी चीज़ें संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। संस्कृते ज्ञेया, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृते किन्न विद्यते। संस्कृत में सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। सारे जो वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें जो भी कुछ है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए। इनमें ज्ञान विज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान है और नाना प्रकार की जिन विद्याओं को हम समझते हैं कि इनके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, वो सारी की सारी विद्याएं मूल रूप में, सूत्र रूप में वेदों में विद्यमान है। इसीलिए आप देखिए कोई भी शोध ग्रंथ लिखा जाता है तो शोध ग्रंथ का प्रारंभ वेद से करते हैं कि वेद में क्या कहा है, और वेद से करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि वेद में, संस्कृत साहित्य में, रामायण में, महाभारत में ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं, तभी तो वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो हम तो वहाँ मूल तक बच्चों को पहुँचाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को आज के इस युग में हम इतना कुछ ज्ञान दे पा रहे हैं। बच्चों को साथ साथ अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं, अच्छे ज्ञान विज्ञान से भी अलंकृत कर रहे हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत दुनिया अब आ भी रही है, वैसे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब एक चीज़ की अति हो जाती है तो वो व्यक्ति स्वयं उबने लगता है। तो लगता है कि अब ऐसा समय भी आने वाला है और कुछ आ भी रहा है। बहुत से माता पिता जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि ये अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे, लेकिन वे भी कहते हैं। कल ही मैं अपने गुलाबचंद राय, जो गुलाबचंद हिंदू डिग्री कॉलेज है, उसमें गई थी कार्यक्रम में। तो एक अध्यापक हमारे पास आए, कहते मेरी बेटी 8 महीने की है, मैं चाहता हूँ आपके गुरुकुल में पढ़े। तो मैंने कहा भ्राता जी अभी तो बहुत समय लगेगा, इसको 8 महीने की है, परंतु उनकी इच्छा तो देखिए आप। हम लोगों को देख करके, हमारे कार्यक्रम को देख करके उनके मन में आया कि ये जो है मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा। 8 महीने की बेटी और अभी कब 8-10 साल की होगी तब जाके गुरुकुल के योग्य बनेगी, लेकिन उनके मन में अभी से आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संस्कार जो है जोर मारते हैं और वो सोचते हैं ऐसा सुंदर स्थान मिले जहाँ बच्चों को भेजें। कई बार विवशता भी होती है, आज स्थान ऐसे है ही नहीं, तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसे अच्छा स्थान बनाएं, संस्कारों के साथ अच्छी विद्या प्रदान करें। तो जैसे भी आपने बताया कि 8-10 साल की जो कन्या है वो यहाँ पर प्रवेश पाती हैं, तो प्रवेश की क्या प्रोसेस होती है वो जानना चाहूँगी, ताकि जो ये वीडियो देखें और इच्छित हों तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। वो प्रवेश का प्रोसेस ये है कि कम से कम 5 वर्ष 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो बालिका, तो 10, 11, 12 इसके आसपास वो कर लेती है। और इसमें पहले हम उसके परीक्षण करते हैं। वो आती हैं कन्याएँ, उनको लगभग 15 दिन अपने पास रखते हैं। उनका व्यवहार, आचरण, ये सब कैसा है, उनकी बुद्धि कैसी है, ग्राहक शक्ति कैसी है, स्मरण शक्ति कैसी है, IQ कैसा है, सब देख करके फिर हम उनका चयन करते हैं। और चयन करने के बाद फिर भी 1 साल बाद भी हम माता पिता को हम बता देते हैं कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा परीक्षण बिल्कुल सही हो। 1 साल बाद भी हम आपको बता सकते हैं कि ये कन्या आपकी यहाँ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो यही हमारे प्रवेश का सिस्टम है। जी, तो आपने यहाँ पर ये गुरुकुल खोला है, तो आपको नहीं लगता कि और क्षेत्रों में भी ऐसी पहल होनी चाहिए? तो उसके लिए क्या कोई प्रयास कर रही हैं आप, या यहीं तक सीमित रहेंगी? नहीं, हम तो सीमित नहीं रहना चाहते। हम तो चाहते हैं हर जगह गुरुकुल खुले, हर जिले में गुरुकुल खुले, लेकिन अपना अपना सामर्थ्य है। आजकल समस्या ये है कि जो बच्चे पढ़ करके जाते हैं उन बच्चों को सर्विस की इच्छा होने लग गई है, तो सर्विस की ओर दौड़ रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि ये यदि इस तरह का कार्य करें तो सर्विस से भी अधिक मान सम्मान इनको मिलेगा। थोड़ा माना कि थोड़ा आर्थिक कम होगा, लेकिन उसका जो मान सम्मान है वो बहुत उत्कृष्ट होगा। लेकिन अभी सभी बच्चों के मन में इस प्रकार के भाव नहीं आते, लेकिन मेरी तो प्रेरणा रहती हैं
मेरी एक छात्रा ब्रह्मचारिणी वेद प्रभा, जब श्रीमती वेद प्रभा बन गई, उनका विवाह हो गया है, बंगाल में गुरुकुल खोल दिया है और बंगाल में बड़ी अच्छी तरह से वह गुरुकुल चला रही है। 20-25 कन्याएं वहाँ रह रही हैं, तो ये बंगाल में गुरुकुल खुल चुका है। इसी तरह से इधर आपके कन्यान मांझला रोड पर कन्यान में भी गुरुकुल खुला है और उस गुरुकुल का संचालन तो कोई और समिति करती है, लेकिन उसका जो प्रबंधन है सारा कार्य हमारी ही छात्रा जो है श्रीमती स्वाति जी देख रही हैं। तो इस तरह से 2 गुरुकुलों का तो हमने प्रारंभ एक प्रकार से कर ही दिया है और आगे भी मैं प्रेरणा देती रहती हूँ कि आपकी मेरे जहाँ तक शक्ति होगी मैं आपको सहयोग करूँगी, आपकी इच्छा शक्ति हो, हमारा सहयोग हो और मिलकर के सर्वत्र गुरुकुल खुलें, हमें तो इच्छा बनी ही रहती है। तो जैसे यहाँ पर कन्याओं को जो शिक्षा दी जाती है तो क्या क्या इनका डेली रूटीन होता है वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जी जी जी, यहाँ जो शिक्षा है वो इस गुरुकुल का नाम ही है गुरुकुल आर्ष कन्या विद्यापीठ। तो आर्ष अर्थात ऋषियों की जो विद्या है वो हम देते हैं। ऋषि मुनियों ने जिस विद्या को पढ़ने के लिए हम सबको एक प्रेरणा दी है और एक पद्धति प्रदान की है, उसको हम पढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम जो पाणिनि महर्षि हैं, उन्होंने व्याकरण का बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, अष्टाध्यायी जिसका नाम है। और अष्टाध्यायी एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी प्रशंसा विदेशी और भारतीय सभी लोग कहते हैं दिल खोल कर करते हैं, क्योंकि उसमें इस प्रकार सारे शब्दों को बांधने का प्रयास किया गया है कि वो अपने आप में एक आश्चर्य है। मानव मस्तिष्क की चरम सीमा बताया है विदेशी विद्वानों ने, अर्थात इतना उसको ग्रंथ को बड़े सिस्टेमेटिक ढंग से वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है। तो उस ग्रंथ को हम सबसे पहले याद करवाते हैं बच्चों से, बच्चे याद करते हैं और पूरा जब याद कर लेते हैं उसमें फिर अंत्याक्षरी भी करते हैं, श्लोकों की अंत्याक्षरी करते हैं और इसके बाद इसी अष्टाध्यायी पद्धति पर उसकी व्याख्या चलती है, कमेंट्री जिसको कहते हैं। आप प्रथमावर्ती माने पहले उसका सीधा सीधा हल्का फुल्का अर्थ बताया, फिर थोड़ा गंभीर अर्थ बताया और फिर उससे भी गंभीर, अर्थात 3 बार जा कर के 3 आवृत्तियाँ जब हो जाती हैं इस ग्रंथ की, तब जा कर के एक बालक या बालिका पूर्ण विद्वान और विदुषी कहलाता है, क्योंकि वो अंतिम ग्रंथ है महाभाष्य। महाभाष्य व्याकरण का चरम ग्रंथ है, उसके पढ़ने के बाद फिर कुछ और पढ़ना शेष नहीं रह जाता। तो हम प्रत्येक बालक को वहाँ तक पढ़ाने का प्रयास करते हैं और ये तो हमारी पढ़ाई का हुआ। और इसके साथ साथ व्याकरण तो हमारा मुख्य विषय है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बाद में ना बच्चे पछताएं कि जी हमें पढ़ लेते तो अच्छा था, इसलिए प्रारंभ से उनको पढ़ाया जाता है विषय के रूप में। वो परीक्षा भी देते हैं और बाकी इतिहास है, भूगोल है, गणित है, ये सब विषय उनको पढ़ाए जाते हैं। और साथ साथ खेल कूद का भी ध्यान हम रखते हैं, ताइक्वांडो सिखाते हैं। हमारी इस समय 40-45 कन्याएँ ब्लैक बेल्ट हो चुकी हैं और ये हमारा कार्यक्रम चलता ही रहता है। और इसी के साथ साथ संगीत भी हम सिखाते हैं, तो बच्चियाँ संगीत भी सीखती हैं, सुनाती भी हैं, जहाँ जाती हैं उनका अलग प्रभाव होता है, क्योंकि गीत हमारे बड़े विशिष्ट हैं। एक साधारण जिनमें कोई शिक्षा ना मिले ऐसे गीतों को हम गीत नहीं कहते। तो इसलिए जो अच्छे गीत हैं जो प्रभाव डालते हैं तत्काल, ऐसे गीतों को जब प्रस्तुत करती हैं कन्याएँ तो उनका अलग से प्रभाव पड़ता है। तो और रहती है दिनचर्या हमारी गर्मी में तो 4 बजे से और इस ऋतु में 4:30 बजे से प्रारंभ हो जाती है। 4:30 से लेकर के रात्रि सर्दी में हम 9 बजे बच्चों को सुला देते हैं। बाकी बच्चियां बड़ी कन्याएं चाहे 10 बजे सोएं, लेकिन सब एक नियम हमारा है कि हम 9 बजे सुला देते हैं। प्रातःकाल उठते ही उनकी प्रार्थना होती है, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंदम, जो कि वैदिक प्रार्थना है। उस प्रार्थना को करने के पश्चात बच्चे अपने नित्य कर्म में लग जाते हैं और नित्य कर्म के बाद आकर के व्यायाम प्राणायाम होते हैं और व्यायाम प्राणायाम के पश्चात स्नान आदि, और स्नान आदि के पश्चात ये जो यज्ञशाला आपको दिखाई दे रही है, इस यज्ञशाला में संध्या हवन हम करते हैं। हवन वगैरह भी सिखाया जाता है? बिल्कुल, हवन तो सिखाया जाता है। यहाँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तिवारी जी या हमारे SDM साहब थे शायद तिवारी जी, तो तिवारी जी आए कहते हैं यज्ञ करते हैं, यज्ञ कौन करता है, यज्ञ तो महिलाओं को नहीं करना चाहिए। हमने कहा क्यों सर, महिलाओं को क्यों नहीं करना चाहिए, हम तो सारे कार्य करते हैं और सारे संस्कार भी करवाते हैं। केवल दैनिक यज्ञ ही नहीं करते बल्कि हम अंत्येष्टि संस्कार तक करवा सकते हैं, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, कौन सा ऐसा संस्कार है जो हम नहीं करा सकते। और वो हमारी कन्याएं भी सीखती हैं क्योंकि हमारे साथ रहती हैं, इसलिए वो करती भी हैं, कराती भी हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा कन्याएं भी यज्ञ करती हैं, करा सकती हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो इस तरह से यज्ञ ये करती हैं और फिर अपना प्रातराश के बाद अपना जिसको आप कहते हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट, उसके बाद जो है अपना पाठ शुरू हो जाते हैं और पाठ प्रारंभ होते हैं 1 बजे तक पाठ चलते हैं।
1 बजे तक पाठ होने के बाद उनकी भोजन की घंटी बजती है। भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करके फिर इनके पाठ 2:30 या 3 बजे से प्रारंभ हो जाते हैं और ये दिनचर्या चलते चलते रात्रि तक चलती है। फिर रात्रि में फिर हम सायंकालीन रात्रिकालीन मंत्र पाठ करते हैं और फिर शयन करते हैं। ये हमारी संक्षिप्त दिनचर्या है। तो ये संक्षिप्त दिनचर्या है। तो आपने देखा कि यहाँ पर केवल वैदिक ही नहीं बल्कि ऋषि मुनियों की पद्धति से बच्चों को सिखाया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं, यज्ञ सिखाए जाते हैं। और आज हम आपको इस पूरे गुरुकुल को हम दिखाएंगे आपको। और हमने आपकी बातचीत कराई है अभी भी डॉक्टर प्रियंवदा जी से, जिनकी बातचीत सुनकर बहुत ही मन प्रसन्न हो गया है। और कहीं ना कहीं मन में ये पछतावा भी है कि हमें यहाँ पहले क्यों नहीं मुलाकात हुई, ताकि हम भी अपनी बच्ची को यहाँ पर पढ़ा सकते। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना चाहते हैं तो आइए, कदम बढ़ाइए गुरुकुल की ओर और चलिए अपनी संस्कृति की ओर।